ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, ये संपादकीय पाठ, ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा आप लोग। संस्कृति के नैतिक विकास का सबसे ऊंचा स्तर तब आता है जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें। ये किसने कहा है? चार्ल्स डार्विन ने कहा है। हाथियों की सुरक्षा का सवाल, आजकल आप देखते हैं कि हाथियों की सुरक्षा को लेकर भी, उनके आवास को लेकर, भोजन को लेकर भी खूब बातें हो रही हैं। जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको लेकर भी खूब बातें की जा रही हैं। तो आप देखेंगे कि असम में रेलगाड़ियों की टक्कर से हाथियों की मौत कोई संयोग नहीं है, बल्कि लगातार विफल होते तंत्र का उदाहरण भी है। विकास की रफ्तार, प्रशासनिक लापरवाही और वन्यजीव संरक्षण की कमजोर इच्छा शक्ति एक साथ मिलकर प्रकृति के इस संवेदनशील प्राणी को कुचल रही है। बीते 10 वर्षों में अकेले असम में रेल पटरियों पर 60 से अधिक हाथियों की मौत हो चुकी है। हाथियों की मौत इस सच्चाई को रेखांकित करती है कि यह समस्या आकस्मिक नहीं, बल्कि संरचनात्मक और प्रणालीगत है। संसद में पेश आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014 से 2024 के बीच रेल हादसों में लगभग 186 हाथियों की जान गई है। भारत में रेलवे का 69,000 किलोमीटर से अधिक लंबा संजाल देश के हर भूभाग को जोड़ता है, लेकिन सैकड़ों स्थानों पर रेल पटरियां घने जंगलों, हाथी आवासों और सदियों पुराने प्राकृतिक गलियारों के बीच से गुजरती है। असम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां ब्रह्मपुत्र घाटी, पहाड़ी जंगल, चाय बागान और सीमित खुली जमीन के बीच रेल लाइन उन रास्तों को चीरती है जिनका उपयोग हाथी पीढ़ियों से करते आए हैं। हाथी नक्शों पर खींची गई सरकारी रेखाओं से नहीं चलते, बल्कि वे स्मृति, अनुभव और प्राकृतिक संकेतों के सहारे चलते हैं। अब उनके रास्ते में लोहे की पटरियां आ जाती हैं तो उनके सामने विकल्प लगभग समाप्त हो जाते हैं। नागांव, होजई, मोरीगांव और लुमडिंग जैसे इलाकों में बार बार होने वाले हादसे इस सच्चाई को उजागर करते हैं। पिछले वर्ष दिसंबर में असम के होजाई जिले में सैरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से 8 हाथियों की मौत और किसी एक गलती का नहीं, बल्कि बरसों से चली आ रही लापरवाही का परिणाम है। हर हादसे के बाद बयान आते हैं, संवेदनाएं व्यक्त होती हैं, कुछ तकनीकी उपायों की घोषणा होती है और फिर वही चक्र दोहराया जाता है। सरकार का दावा रहा है कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2022 में केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने संसद में बताया था कि रेलवे और आप देखिए पर्यावरण मंत्रालय के बीच समन्वय समितियां बनाई गई, संवेदनशील क्षेत्रों में गति सीमा तय की गई और अब भूमिगत मार्ग और रैंप बनाए जा रहे हैं। चेतावनी संकेत लगाए गए हैं, लोको पायलट को भी सतर्क किया गया है। इसके साथ ही एआई आधारित आईडीएस की शुरुआत की गई है, जो पटरियों के पास से बड़े जीवों की मौजूदगी का पता लगा कर सचेत करता है। कागजों पर यह तस्वीर संतोषजनक दिखती है, लेकिन जमीन पर हर नई मौत इन दावों को कटघरे में खड़ा कर देती है। असल सवाल यह है कि जब उपाय मौजूद है तो पटरियों पर हाथियों की मौत क्यों हो रही है? नागांव जैसी घटना बताती है कि गति सीमा या तो लागू नहीं होती है या फिर उसका पालन नहीं किया जाता है। आईडीएस जैसी व्यवस्था कई जगह की गई है, लेकिन वे तभी कारगर होंगे जब सतर्क होने का संकेत मिलते ही ट्रेन की गति स्वतः घटे या ब्रेक लगे। आज स्थिति यह है कि सेंसर सतर्क कर देते हैं, नियंत्रण कक्ष तक सूचना भी पहुंचती है, लेकिन निर्णय प्रक्रिया इतनी धीमी है कि तेज रफ्तार ट्रेन हाथियों तक पहुंचने से पहले रुक नहीं पाती है। कोई आप देखते हैं कि 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ट्रेन को रोकने के लिए लगभग 1 किलोमीटर की दूरी चाहिए और जंगलों में मोड़दार पटरियों पर लोको पायलट को हाथी दिखाई देने तक बहुत देर हो चुकी होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि असम में हाथियों की मौत कोहरे या दृश्यता की कमी की वजह से नहीं, बल्कि योजना की मूलभूत खामियों का नतीजा है। और आप देखिए, कल रेल लाइनों ऐसे समय में बिछाई गई जब हाथियों के पारंपरिक मार्गों का अध्ययन नहीं किया गया या उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। परिणाम स्वरूप कई ऐसे क्षेत्र हैं जो आधिकारिक रूप से हाथी गलियारा घोषित नहीं है, लेकिन व्यवहार में वही हाथियों के मुख्य रास्ते हैं। रेल प्रशासन इन्हें गैर संवेदनशील मानकर तेज रफ्तार ट्रेनों का संचालन करता है और दुर्घटनाएं होती है। यह संकट केवल असम तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल, अलीपुरद्वार, सिलीगुड़ी खंड, उड़ीसा के क्योंझर, तमिलनाडु, केरल, मदुरक्काई क्षेत्र, उत्तराखंड के हरिद्वार देहरादून मार्ग पर भी इसी तरह की घटनाएं दर्ज होती रही हैं। हर जगह स्थिति लगभग एक जैसी है। रेल लाइन हाथियों के पारंपरिक मार्ग को काटती हैं। रात या सुबह के धुंधलके में हाथी झुंड में पटरियां पार करते हैं और तेज रफ्तार ट्रेन से टकरा जाते हैं। हाथियों की सामाजिक संरचना इस त्रासदी को और भयावह बना देती है।
हाथी झुंड में चलते हैं और एक दूसरे के प्रति गहरा लगाव रखते हैं। जब झुंड का एक सदस्य घायल होता है तो बाकी उसे छोड़कर नहीं भागते बल्कि उसकी मदद के लिए रुक जाते हैं। यही कारण है कि ट्रेन की टक्कर में कई हाथियों की जान चली जाती है। कई बार अपने बच्चों की जान बचाने की कोशिश में आदाएं अपनी जान गंवा देती हैं। और इस तरह का दृश्य केवल वन्यजीव प्रेमियों को ही नहीं, किसी भी संवेदनशील मनुष्य को भीतर तक झकझोर देता है। रोकथाम के उपायों पर गंभीरता से विचार किया जाए तो यह स्पष्ट है कि केवल तकनीक समाधान नहीं, एआई आधारित व्यवस्था तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि 24 घंटे प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा उसकी निगरानी नहीं होगी। हर सतर्कता संदेश पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। हाथियों की आवाजाही को मौसम, कोहरे, चांदनी और समय के साथ जोड़कर विश्लेषण करना होगा। उसी आधार पर ट्रेन की आवाजाही और गति तय करनी होगी। सुबह, शाम और रात के उन घंटों में जब हाथियों की सक्रियता सबसे अधिक होती है, संवेदनशील रेलखंडों में गति को सख्ती से घटाना होगा। इसके साथ ही वन और रेलवे विभाग की साझा गश्त को औपचारिकता से निकालकर वास्तविक जमीनी निगरानी में बदलना होगा। स्थानीय वन कर्मियों और आसपास के समुदायों को भी इस तंत्र का हिस्सा बनाना होगा, क्योंकि वे जंगलों की नब्ज बेहतर समझते हैं। ऊंचाई पर रेलमार्ग और समर्पित वन्यजीव क्रॉसिंग ही स्थानीय समाधान दे सकते हैं। झारखंड और उत्तराखंड में ऐसे प्रयोगों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और ऐसे में असम में भी इन्हें प्राथमिकता के साथ लागू किया जाना चाहिए। इस पूरे संकट का सामाजिक पर्यावरणीय पहलू भी है। असम के कई जिलों में चाय बागान, खनन, सड़क निर्माण और बस्तियों के विस्तार ने हाथियों के आवास को छोटा कर दिया। जब भोजन और पानी की तलाश में हाथी इंसानी इलाकों की ओर बढ़ते हैं तो रेल पटरियां उनके रास्ते में घातक दीवार बन जाती हैं। यह रेल नेटवर्क अब उनके लिए एक मूक हत्यारा बन चुका है जो उनकी पीढ़ियों को मिटा रहा है। और सबसे चिंताजनक पहलू जवाबदेही का अभाव है। और हर बड़े हादसे के बाद जांच के आदेश तो दिए जाते हैं, लेकिन उनकी रपटें शायद ही कभी सार्वजनिक होती हैं। यह स्पष्ट नहीं किया जाता कि किस तरह स्तर पर लापरवाही और कौन सी व्यवस्था विफल हुई, उसे सुधारने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे। और जब तक यह पारदर्शिता नहीं आएगी तब तक सुधार के दावे खोखले ही रहेंगे। एक तरह से कोई भी दुर्घटना घटती है, लीपापोती हमारे यहाँ शुरू हो जाती है और हम लोग भूल जाते हैं कुछ समय में। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। इंसानियत की संवेदना पिछले कुछ समय से समाज में आसपास होती घटनाएं इस मसले पर सोचने पर मजबूर करती हैं। जिस संवेदना की बुनियाद पर इंसानियत टिकी हुई है उसकी जगह क्यों सिकुड़ती जा रही है? आजकल की खबरों को देखकर मन में एक ही भाव जागता है कि क्या मनुष्य अपनी संवेदना खोता जा रहा है और क्या हमारे दिलो दिमाग से संवेदनशीलता का ह्रास हो रहा है। ऐसी कई खबरें सामने आ चुकी हैं और जिनमें यह देखा गया कि किसी दुर्घटना के बाद घायल लोगों को मदद करने की जगह घटनास्थल पर मौजूद लोग अपने अपने मोबाइल निकालकर घटना का वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा करते हुए लोग एक बार भी नहीं सोचते कि हादसे के बाद घायल व्यक्ति के लिए एक पल कितना कीमती होता है। यह सोचने के बजाय वीडियो बनाना या मूक दर्शक होकर देखते रहने वालों की भीड़ में दिमागी तौर पर लोगों का अनुपस्थित होना संवेदनहीनता नहीं तो और क्या है। और आजकल तो आप देखिए हमारी सरकार भी कहती है, पुलिस भी कहती है कि अगर कोई घायल आपको दिखे आप पहुंचा दीजिए, आपको इनाम दी जाएगी, आपको परेशान नहीं किया जाएगा, आपसे कोई ज्यादा पूछताछ नहीं की जाएगी। सच तो यह है कि मनुष्य का दिल या कहें कि मानव मन अनेक प्रकार की भावनाएं, एहसास और बोध, चेतना, सहानुभूति, हमदर्दी, वेदना आदि समेटे हुए होता है। इसलिए हमारी आंखों के सामने घटित होने वाली किसी भी घटना या दुर्घटना के तुरंत बाद सर्वप्रथम हमारे मन में घायल लोगों की मदद करने का भाव जागना चाहिए। मगर वर्तमान में संवेदनशीलता खोता आदमी या तो अपने मोबाइल में घटना का वीडियो बनाना शुरू कर देता है या किसी एक अनजान भय से घटनास्थल से पलायन ही कर जाता है। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति अपनी ही संवेदना खो चुका होता है या फिर उस पर प्रचार की भूख हावी होती है। और दूसरी ओर अनजान भय से घटनास्थल से पलायन करने वाला व्यक्ति कानूनी जटिलताओं में फंसने से लेकर मदद करने के क्रम में वक्त जाया होने के डर से ऐसा करता है। और फिर कई बार किसी व्यक्ति की प्रकृति की मदद ना करने या फिर मुश्किल में मदद ना करने वाले की होती है। हालत यह है कि अगर किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए मदद करने की जरूरत होती है और कोई व्यक्ति आवाज लगा रहा होता है तो भी पास से गुजर रहे वाहन रुकते नहीं हैं। 10 मिनट में पिज्जा पहुंचाने वाले शहरों में भी एम्बुलेंस घंटे भर के इंतजार के बाद ही पहुंचती है। इतनी देर में कई बार मरीज की जान पर बन आती है और उसे बचाना मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मदद ना करने के अनेक बहाने हम अपने मन में झटपट गढ़ लेते हैं और आप देखेंगे कि गढ़ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर यह कि अब पुलिस के झंझट में कौन पड़ेगा या इसके बाद कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। कई बार तो किसी बैठक में हिस्सा ना ले पाने या फिर हवाई
जहाज के छूट जाने का बहाना हमारा मन सोच लेता है। दरअसल इसे बहाना ही कहा जा सकता है, क्योंकि क्या किसी व्यक्ति की जान से ज्यादा कीमत किसी बैठक की या हवाई जहाज के छूट जाने से की जा सकती है? अस्पतालों में संवेदनाओं का अभाव के मामले में आम दिखते हैं। उदाहरण के तौर पर मरीजों के इलाज के लिए फार्म या पर्ची भरे बगैर या पैसा जमा किए बगैर या फिर पुलिस के आने से पहले मरीज का इलाज नहीं किया जाता है। भले ही आप देखिए मरीज गंभीर अवस्था में हो, उसे आपात चिकित्सा की जरूरत हो। संवेदनहीनता तब भी दिखाई देती है जब किसी परिचित या फिर दूर के किसी रिश्तेदार के घर में हुई गमी यानी किसी की मौत के बाद लोग दुख में शामिल होने उनके घर पहुंचने के बजाय अपने मोबाइल पर रेस्ट इन पीस या विनम्र श्रद्धांजलि लेकर अपने कर्तव्य की तीसरी मान लेते हैं। सोचकर देखा जा सकता है कि क्या किसी गमजदा व्यक्ति के मोबाइल में आया संदेश सकी मानसिक भावनात्मक मदद करेगा, या उसके कंधे पर किसी का आश्वासन देने वाले हाथ उससे ज्यादा अच्छे लगेंगे? और इसके विपरीत संवेदनहीनता के इस वर्तमान समय में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। हम सबने सोशल मीडिया पर अनेक ऐसे समूह देखे होंगे जो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के साथ दिन भर लतीफे तथा मीम तथा मनोरंजन रील एक दूसरे को भेजते रहते हैं। लेकिन इसी सोशल मीडिया पर कुछ समूह ऐसे भी हैं जो सिर्फ मदद करने के उद्देश्य से बने हैं। रक्तदान करने वालों का एक समूह ऐसा भी है जो देश भर के अस्पतालों में अपने नेटवर्क के जरिए जरूरतमंदों को खून देने पहुंच जाते हैं। कुछ समय पहले एक नन्हे बालक के हृदय में छेद था जिसका ऑपरेशन करवाना जरूरी था, साथ ही खर्च बहुत था जिससे उसके माता पिता उठाने में सक्षम नहीं थे। मगर सोशल मीडिया पर किसी भले मनुष्य ने इस संबंध में लिखकर जारी किया। इसके बाद मदद के लिए अनेक हाथ उठे और उसने नन्हे बच्चों का ऑपरेशन एक बड़े अस्पताल में बिना दिक्कत हो गया। बचे हुए पैसों से बैंक में एक एफडी कर बनवाई जिससे भविष्य में उसके शिक्षण में भी मदद हो सके। एक तरफ कुछ अस्पताल सिर्फ पैसा बनाने में लगे हुए हैं, तो कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं जो पैसों से ज्यादा मनुष्य के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, मनुष्यता की फिक्र करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि अच्छे बुरे दोनों प्रकार के लोग इस देश दुनिया में हैं। ना तो संवेदनशीलता कम हुई है और ना ही मनुष्य संवेदनहीन हो गए हैं। और कुछ हुए हैं तो उनसे क्या फर्क पड़ने वाला है हम लोगों को? हम लोग अपने में क्या सुधार कर सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए ना। ये टिप्पणियां रहती हैं, देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। ये आप देखेंगे कि आजकल सहयोग के बरकस अमेरिका की ओर से भारत पर 50% शुल्क लगाए जाने के बाद जिस तरह से बातचीत चल रही थी, उम्मीद की जा रही थी कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंजाम तक पहुंचाने से द्विपक्षीय संबंधों में जमी बर्फ पिघल जाएगी। मगर इस समझौते को लेकर अमेरिका जिस तरह की उदासीनता दिखा रहा है, उससे उसकी नीति और नियत दोनों संदेह के घेरे में है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री का यह कहना विचित्र और तर्कहीन और व्यापार वार्ता इसलिए सिरे नहीं चढ़ सकी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया। भारत ने इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, दोनों देशों की शीर्ष नेतृत्व ने पिछले वर्ष 8 अवसरों पर फोन से बातचीत की और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। ऐसे में तस्वीर साफ है कि अमेरिका व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने में अपनी नाकामी का ठीकरा भारत पर फोड़ने का प्रयास कर रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमेरिका सोची समझी रणनीति के तहत भारत पर दबाव बनाना चाहता है ताकि वह व्यापार समझौतों में मनमाने तरीके से अपनी शर्तों को आगे बढ़ा सके। और डोनाल्ड ट्रंप जितने भी समझौता करते हैं ना, अपनी शर्तों पे करते हैं। यह भी एक समस्या देखने को मिलती है। दरअसल पिछले साल 13 फरवरी को व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बैठक के दौरान द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। दोनों पक्षों के बीच इसको लेकर कई दौर की वार्ता हो चुकी है, मगर अमेरिकी पक्ष परस्पर हितों की बजाय अपने हितों पर ज्यादा जोर देता रहा। हालांकि भारत यह स्पष्ट कर चुका है कि राष्ट्रपति से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा राष्ट्र हित से। और इसमें दोहराया नहीं कि अमेरिका की ओर से भारत पर 50% शुल्क लगाने की घोषणा की भी दबाव की रणनीति का ही हिस्सा था, जो दोनों देशों के रिश्तों में शिथिलता का कारण बना। अब अमेरिका के वाणिज्य मंत्री की ओर से प्रस्तावित व्यापार समझौते के लंबित होने के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास यह दर्शाता है कि अमेरिका जानबूझकर इसे ठंडे बस्ते में डालना चाहता है। अमेरिका का यह आरोप इसलिए भी सामने आया क्योंकि भारत परस्पर हितों की अपनी नीति पर पूरी तरह से कायम है। और आजकल देखने को मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप 500% टैरिफ लगाने की बात भी कर रहे हैं। रणनीतिक दबाव बढ़ाने का एक और प्रयास हाल में देखने को मिला जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए विधेयक को मंजूरी दी है जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले भारत समेत अन्य देशों पर 500% शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया है। अगर इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल जाती है तो इसका भारत पर खासा असर पड़ेगा। मगर यह बात भी सच है कि भारत अब अपनी वस्तुओं के निर्यात के लिए दुनिया के दूसरे देशों में वैकल्पिक बाजार तलाशने का पूरी शिद्दत से प्रयास कर रहा है, जो सफल भी हो रहा है। भारत ने पिछले करीब 5 माह में कई देशों के साथ मुफ्त व्यापार समझौते किए। निकट
निकट भविष्य में अमेरिकी शुल्क के प्रभाव को कम करने में यह समझौता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शुल्क के अलावा भारत अमेरिका के संबंध कई अन्य मुद्दों पर भी तनावपूर्ण है, और जिनमें पिछले साल मई में ट्रंप की ओर से भारत पाकिस्तान संघर्ष को समाप्त करने का दावा किया जाना वाशिंगटन की नई आव्रजन नीति शामिल है। ऐसे में अमेरिका को यह समझना होगा कि दबाव की रणनीति के बजाय सहयोग की नीति में ही दोनों देशों के हित निहित हैं। और ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, ये रूस है, चाइना है, ये पाकिस्तान है, ईरान है, यहाँ इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका देखने को मिलेगा, वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। ये वेनेजुएला है, काराकस इसकी राजधानी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अभी डोनाल्ड ट्रंप ने गिरफ्तार करवा लिया ना, उन्हीं के देश से उठवा लिया है। तो उसी की बातें होती हैं आजकल। हादसे का सफर। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए कई तरह के उपाय लागू किए गए, मगर जमीनी स्तर पर इनके प्रभावी नतीजे नजर नहीं आ रहे। दुर्घटनाओं के आंकड़े कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। पहाड़ी प्रदेशों में तो सड़क हादसे भी भयावह और भी ज्यादा होती है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गुरुवार को एक निजी बस के 500 फुट गहरी खाई में गिर जाने से 14 लोगों की मौत और 52 लोग जख्मी हो गए। हैरत की बात है कि इस बस में सिर्फ 39 यात्रियों को ही बैठाने की क्षमता थी। जाहिर की बस में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। ऐसे में सवाल है कि क्या हर बार खराब मौसम और सड़कों की भौगोलिक स्थिति को हादसे के लिए जिम्मेदार बताकर आंख मूंद लेना सही है? और इस तरह के हादसों में होने वाली मौतों के लिए किसकी जवाबदेही है? क्या सरकार और प्रशासन का दायित्व नहीं कि यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए? गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में अधिकतर सड़कें पहाड़ी इलाकों में से गुजरती हैं, जो सक्रिय होने के साथ घुमावदार हुई। कई सड़कों तो ढलान वाली हैं। भौगोलिक स्थिति इसे अब तब और जटिल बना देती है जब घनी धुंध, बारिश या सड़क पर बर्फ की परत जमी होती है। अगर वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री सवार हों, तब भी उनकी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने का हादसा खतरा बना रहता है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में हुए इस हादसे का कारण भी बस में क्षमता से अधिक यात्रियों का सवार होना बताया जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि यात्री वाहनों के औचक निरीक्षण की व्यवस्था को कड़ाई से लागू किया जाए। इसमें दो राय नहीं है कि समन्वित प्रयासों से ही सड़क हादसों को रोका जा सकता है। को मानवीय भूल ना हो, इसके लिए चालकों को भी विशेष प्रशिक्षण और जागरूकता की जरूरत है। पहाड़ी इलाकों में जाने से पहले वाहनों की तकनीकी जांच कराने का पहलू भी अहम है। अगर हर स्तर पर सतर्कता बरती जाए तो निश्चित रूप से दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव, तो जरूर बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।